Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Political Science चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आज का जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फिलॉसफी का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी। फिलॉसफी को हम हिंदी में कहते हैं दर्शन, और कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान, अर्थात संविधान का दर्शन। कौन से संविधान का दर्शन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन। क्या है इस दर्शन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वे हमें किन किन बात को बताता है, ये उस दर्शन में पढ़ेंगे, इस फिलॉसफी में पढ़ेंगे कि उसकी फिलॉसफी है क्या, उसका दर्शन क्या है, वे कौन से बेसिक हमारे रूल रेगुलेशन है, बुनियादी सिद्धांत है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वे चल रहा है, और ऑल इंडियन सिटीजन को उसके वेलफेयर के लिए या उनके राइट्स के लिए या उनके हम कह सकते हैं फंडामेंटल जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वे कैसे प्रोवाइड कराता है, किस प्रकार से वे इक्वलिटी ऑफ लॉ, ऑफ फ्रीडम और सोशलिटी की यानी कि उसको भावना रखता है, कैसे हर व्यक्ति उस पवित्र ये प्योर जो एक हमारा ग्रंथ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके प्रति यानी कि बिल्कुल वफादार है। तो उसमें देखिए से बताया गया वैल्यूज दैट इंस्पायर and guide the freedom struggle and work in turn nutrite by it from the foundation for India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble to the Constitution. अब देखो प्रियम्बल्स आ रहा है बार बार। प्रियम्बल्स मान होती है प्रस्तावना, भूमिका। टेक इंस्पायर फ्रॉम अमेरिका मॉडल। Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। इनका है इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल्स के लिए बताया है कि हमारी प्रियम्बल्स क्या है, हमें किस प्रकार से डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और हमने अमेरिका के मॉडल को किस प्रकार से माना है और अन्य देशों ने कैसे उसको, और क्या है कह रहा है कि जिन मूल्यों ने यानी जो ऐसे जो हमारे वैल्यूज हैं जो हमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, क्योंकि हमने जो स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देशन दिए जो इस क्रम में जांच परख लिए गए हैं, परखे गए, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। यानी हमारे जो इंडियन डेमोक्रेसी है उस इंडियन डेमोक्रेसी का जो मूल आधार बना, क्या आधार बना? वे आधार बना हमारा जो फ्रीडम, हमारा स्ट्रगल है, यानी कि स्वतंत्रता के समय हमारे भारत के जो सभी लोगों का एक ही स्वप्न था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, और उसमें किसी प्रकार का जाति भेदभाव, धर्म, लिंग
किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बस केवल एक ही एम था कि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रीडम हो जाए। तो उसी के तहत ही हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई और हमारे भारतीय संविधान की सारी धाराएं, जितने भी हमारे आर्टिकल्स किसे कहते हैं? धाराएं। जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी धारा इन्हीं के अनुरूप बनाई गई थी। किसके अनुरूप? कि सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है ना, कि दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल। एक छोटी सी कह रहा ना, द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज। एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है और इसे ही संविधान की हम उद्देशिका, प्रस्तावना, भूमिका या प्रीएम्बल्स कहते हैं। जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फर्स्ट पेज है उस पर ये हमारी प्रीएम्बल्स है। अब नेक्स्ट दिया है जैसे अमेरिका, टेकिंग एस्पायरेशन फ्रॉम अमेरिका मॉडल। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भारत देश ने भी जो अमेरिका जो कंट्री है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ग्रहण किया है। इसमें केवल इंडिया का ही नहीं बताया कि विश्व के जितने भी देश हैं, लगभग बहुत से, ज़्यादा नहीं, अधिकांश जो देश है उसने अमेरिका को मॉडल माना। हो सकता है कि अमेरिका के संविधान की जो प्रेम्बल है वो बहुत अच्छी है, इसलिए अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर हमने भी अपनी प्रेम्बल्स को लिखा। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए, वी द पीपल, हम सभी लोग, वी द पीपल बताया, वी द पीपल कहना ऑफ द। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज कॉल्ड द यूएसए। मोस्टली जो अमेरिका, जो हमारा जो अमेरिका जो कंट्री है, तो अमेरिका कंट्री से मोस्टली विश्व के जो देशों ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल्स है उसको कहीं ना कहीं ऐसे देखना में उसको अडॉप्ट किया है और इसलिए अमेरिका एक मॉडल बना। तो देखते हैं हम इंडिया की, हमारे कंट्री की, हमारे देश की क्या प्रीएम्बल्स है। अब हमारे कंट्री की जो प्रीएम्बल्स है उसमें देखिए लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of through the experience, belief, faith and worship, equality of status, of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constituted assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब इसे बताइए, देखिए जो हमारे इंडिया की जो प्रीएम्बल्स है, कह सकते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान की जो प्रीएम्बल्स है उस प्रीएम्बल्स में बिल्कुल ये लिखा हुआ है। जैसे 1 by 1 वर्ड्स करके देखते हैं, देखिए द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग है कि भारत के नागरिक, जो भी भारत के नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो निवास करने वाले, वे सभी भारत के क्या है, नागरिक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉ अप एंड enacted by the people through their
representative and not hand down to them by a king or any outside power। यानी कि हम भारत के जो लोग हैं, इट मीन्स यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार का साम्राज्य यानी कि किंग का नहीं होगा, राजा का नहीं होगा, और हमारे ऊपर कोई आउटसाइड पावर्स नहीं होगी, और सभी जो लोग हैं ना वे इंडिया के क्या की सिटीजन होंगे। इसलिए इसमें बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड है जैसे इसमें बताया सोवरेन जिसके कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। इट मीन्स पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिकीट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्थात पीपल हैव सुप्रीम कि भारत का जो लोग है वे ही सबसे सुप्रीम है, सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया की गवर्नमेंट चुनी जाएगी तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चुनाव प्रणाली है, इलेक्शन होता है, तो जनता ही सरकार को चुनती है। तो कह रहा है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन द इंटरनल, कि यहाँ के लोगों को ही ये एक पावर्स है, अर्थात लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, इसको हम कह सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलिए इसको, या यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों नेम एक ही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सुप्रीम जो पावर है वह पीपल है, और राइट टू डिसीजन की डिसीजन लेने का, चाहे वे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अर्थात आंतरिक हो या बाहर हो। इट मीन्स भारत अपने आप में बिल्कुल फ्रीडम है, स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी बाहरी जो विदेशी सत्ता है उसका यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। सोशलिस्ट कहते हैं हम समानता को हम सोशलिस्ट कहते हैं। जैसे वेल्थ इज द जनरेट सोशली एंड द शुड बी शेयर्ड इक्वल बाय द सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओवरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। अब इसमें बताएगा कि वेल्थ इज द जनरेट, कि हाँ अगर हम देखते हैं तो जो हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन रहते हैं उनके साथ में हमें समानता का व्यवहार, यानी कि समानता होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए। वेल्थ एंड जनरेट सोसाइटी एंड शुड, कि पूरे समाज में उसके स्वास्थ्य की, उसके अदर जो इनकम के अलावा जो अन्य सोर्स है उसकी यानी कि समानता। सोशलिटी एंड शुड बी शेयर्ड इक्वलिटी ऑफ द सोसाइटी, कि समाज में, सभी समाज में समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो इट मीन्स देयर इज द नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द एनी पर्सन, कि समाज के किसी भी लोगों में किसी प्रकार का क्या है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओवरशिप ऑफ लैंड एंड रिस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। अगर कहीं सरकार का ये भी नियम होगा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति समान होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वे इंडस्ट्री उद्योगों के लिए हो, मालिकाना हक हो, जमीन संबंधित हो। इट मीन्स हमें सभी लोगों को एक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उसको समान मानेंगे, उसमें किसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। फिर है हमारा देखिए सेकुलर को कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन्स। गवर्नमेंट ट्रीटेड ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसाइड विद इक्वल रेस्पेक्ट। सेकुलर में होता है धर्मनिरपेक्ष, कि इंडिया के सभी जो सिटीजन है, इंडियन जो सिटीजन है, उसको धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन गवर्नमेंट धर्म की शिक्षा नहीं देगी। अर्थात भारत सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट, एक धर्म को या एक धर्म की मान्यता प्रदान नहीं करेगी। इट मीन्स इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, बहुत से रिलीजन्स है, किसी को भी ये नहीं पाबंद कर सकते कि आप इस धर्म को नहीं। हिंदू व्यक्ति जो है आप जैन धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, जैन धर्म हिंदू को कर सकता है, या बौद्ध धर्म को कर सकता है, हिंदू
या मुस्लिम जो है अपने दूसरा धर्म चेंज कर सकता है, इसके लिए बिल्कुल इंडिया का सिटीजन बिल्कुल यानी कि स्वतंत्र है। इसलिए इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर स्टेट है। यहाँ धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। गवर्नमेंट ट्रीटेड आर रिलीजन, गवर्नमेंट सभी धर्मों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार करती है। ऐसे नहीं है कि हिंदू को अधिक मानेगी, सिखों को नहीं मानेगी, जैन बौद्ध को नहीं मानेगी, मुस्लिम को नहीं मानेगी, ऐसा नहीं है। सभी धर्म के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक a form of the government where people enjoy equal political rights, elect their rules and hold them accountable to government in run according to some basic rule। कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा है, सभी पीपलों को एक इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दी गए हैं, जैसे इलेक्ट देयर रूलर्स, अपने शासक को चुनने का, चुनाव लड़ने का उसको सब अधिकार है। क्योंकि भारत का नागरिक जो हमारे जो एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है वेस्ट मताधिकार के आधार, वे उसमें चुनाव मत डाल सकता है, अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकता है। ये इसलिए हमारा भारत देश यहाँ मोनार्की सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेटिक है। मोनार्की मीन्स राजतंत्र, राजा का शासन नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स को कहते हैं गणतंत्र, गणराज्य। द हेड ऑफ द स्टेट इज an elected person and not a hereditary position। क्योंकि जहां किसी भी स्टेट का मीनिंग है यहाँ पर कंट्री से, जिस देश का जो प्रमुख है ना, जिसका इलेक्टेड किया जाता है, जहाँ चुनाव होता है, वहां पर वंशानुगत नहीं हो, है नॉट ए हेरिडेटरी पोजिशन। वंशानुगत जैसे मोनार्की शासन में क्या है कि हेरिडेटरी मिलती है, वंशानुगत कि एक राजा की मृत्यु के बाद फिर उसका पुत्र यानी कि राजा बनता है। लेकिन रिपब्लिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट है, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, उसका चुनाव होता है, वे इलेक्टेड पर्सन रहता है, वहां हेरिडिटी पोजीशन नहीं है। जस्टिस, न्याय। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड द जेंडर। सोशल inequalities have to be reduced। The government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged of group। जस्टिस, सभी व्यक्ति को न्याय समान रूप से मिलेगा, वहां पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि धर्म की दृष्टि, न्याय की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है। तो वी कैन से द ऑल इंडियन सिटीजन आर इक्वल ऑफ बिफोर द लॉ, कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, इक्वल होंगे। वहां देयर इज द नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एनी क्राइटेरिया, किसी भी क्राइटेरिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर है लिबर्टी, लिबर्टी को कहते हैं स्वतंत्रता। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्टेड ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थ्राउट एंड दे विश टू फॉलो अप देयर थ्रू इन द एक्शन। यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको जैसे राइट टू स्पीच किया है, उसको किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में रह सकता है, एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, अपना ऑक्यूपेशन कर सकता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन यानी कंट्रोल नहीं होगा, उसको बिल्कुल स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इक्वलिटी, इक्वलिटी में होता है समानता। ऑल द इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। द ट्रेडिशन सोशल inequality have to be ended। The government should ensure equal opportunity for all, कि सभी व्यक्तियों को के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और सभी व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो इस प्रकार से वहां पर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फ्रेटर्निटी, जिसको हम कहते हैं बंधुता। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम family। No one should treated a fellow citizen as the inferior। सभी व्यक्ति के साथ बंधुत्व का यानी भाईचारे की भावना निभाई जाएगी। एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, भाईचारे की भावना रखेंगे और दूसरे से किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जैसे देखने आता है कि हमारे अगर मुस्लिम भाइयों की अगर ईद का त्यौहार है तो निश्चित रूप से काफी हिंदू लोग वहां जाके शरीक होते हैं, सम्मिलित होते हैं और
हिंदुओं का कोई फेस्टिवल्स आता है जैसे होली दीपावली या एक्स्ट्रा कोई अन्य कोई अदर कोई फेस्टिवल्स है तो मुस्लिम भी जाते हैं। इट मीन्स यानी कि यहाँ हम भाईचारे से निवास करते हैं। तो ये हमारे प्रेमल्स में ये एक ऐसे जो फैक्ट्स हैं वे लिखा हुआ है। तो ये था हमारा प्रेमल्स, हमारा इंडिया की फिलॉसफी। नेक्स्ट देते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो हमारा है उसका मतलब संविधान की स्वरूप, संविधान का हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमारा संविधान का कैसे क्या संस्था होना चाहिए। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड द फिलॉसफी एज वी नोटेड अबव। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट द embodying these values into the institutional arrangement. Much of the documents called Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and detailed document, therefore it needs to be amendment quite regularly to keep in update. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and change in society. They did not see it as an statics and alternable law, so they made provision no incorporate change from time to time. These change are called the constitution amendment. The constitution अब देखिए इसमें बताया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस प्रकार से प्रोवाइड किया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया है और पार्लियामेंट उसको का क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। अर्थात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको टाइम टू टाइम हमको संशोधन करने का भी अधिकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा है वो एक लीगल लैंग्वेज लिखा हुआ है। If you read the Constitution for the first time, it can be quite difficult to the understand. ये बिल्कुल ठीक है कि अगर मान लें आप कोई भी व्यक्ति अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट बार पढ़ेगा तो हो सकता है उसको कम समझ में आए, लेकिन जब उसको दोबारा पढ़ेगा, नेक्स्ट बार पढ़ेगा, बार बार उसको रिपीट करेगा तो अच्छी तरह उसको समझ आएगा। Yet the basic institutional design is not very difficult to the understand like any constitution. The Indian Constitution lay down a procedure for the choosing person to government the country. It defines who will have how much powers to take which decision, and it puts limit to what the government can do by the providing some right to the citizen that cannot be violated. The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of the working of the Indian Constitution. We shall look at some key constitutional provision in each chapter and understand how they work the democratic politics, but these texts will not cover all the silent features of the institutional design in the Indian Constitution. Some other aspect will covered in your textbook next year. तो कह रहा है कि इसमें इसके बारे में और अधिक अध्ययन हम अगली जो पुस्तक है ना उसके अंदर करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन से संबंधित है। तो इसमें ये बताया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम उसको अडॉप्ट किया है और क्या उसका रूप है। तो ये था आज की हमारी वीडियो में। तो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।